दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि नमिता थापर शार्क टैंक इंडिया की लीस्ट फेवरेट या शायद मोस्ट हेटेड शार्क हैं। Because I can't relate to the product, I'm out. I'm out, so I'm out. मैं भी out हूँ, I'm out, मैं out हूँ, so I'm out. और इसलिए मैं out हूँ। मेरा expertise इसमें नहीं है, so for that reason I'm out. अरे ये तो बिल्कुल सास बहू शो लग रहा है यार। शार्क टैंक इंडिया के कमेंट सेक्शन में देख लो या फिर सोशल मीडिया पर बाकी शार्क्स में से उन्हें सबसे ज्यादा ट्रोल किया जाता है। कुछ हफ्ते पहले ही हमने अपने YouTube कम्युनिटी पर यह पोस्ट डाला था जिस पर हमने तरह तरह के कमेंट्स डिस्प्ले किए थे। कोई नमिता को पापा की परी बुला रहा था, तो कोई कह रहा था कि नमिता आते ही वो वीडियो स्किप कर देते हैं, और कोई तो पिटीशन की मांग कर रहे थे नमिता को शो से हटाने के लिए। लेकिन क्या आप सच में शार्क टैंक देखना चाहेंगे नमिता के बिना? अब भले ही लोग मीम्स में उनके मजे लेते हों, पर क्या आप जानते हैं कि नमिता थापर ने शार्क टैंक इंडिया के एक सीजन में सबसे ज्यादा डील साइन किए थे। इनफैक्ट वो पहली ऐसी शार्क हैं जिन्होंने सक्सेसफुली कंपनी से एग्जिट किया है। उनकी इस इन्वेस्टमेंट ने उन्हें 3.5 टाइम्स रिटर्न्स दिए हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो कौन सी कंपनी है? हम बताएंगे आपको वीडियो में आगे, आप तब तक कमेंट में गेस करके बताइए। खैर, इन अकम्पलिशमेंट्स के बावजूद भी और 3 सीजन में होने के बावजूद भी नमिता को इतना हेट क्यों मिलता है? इवन दीपेंद्र गोयल, रितेश अग्रवाल और अजहर इकबाल को भी लोग पसंद करते हैं, जबकि वो तो अभी तीसरे सीजन में ही आए हैं। तो क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया ट्रोलिंग है या फिर जेन्युइनली नमिता अपने आप को एज अ शार्क पुअरली प्रेजेंट करती हैं? सबसे पहले तो सोशल मीडिया पर हर किसी को हेट मिलता है, इवन अश्नीर, अमन और अनुपम को भी। लेकिन नमिता को ट्रोल करने का सबसे पहला कारण बताया जाता है उनका ओवर द टॉप ड्रामा। नमिता को ओवर द टॉप रहना पसंद है, जिसके कारण नॉर्मल बातें भी उनकी मेलोड्रामेटिक लगने लगती हैं। और ये सिर्फ फैंस को नहीं बल्कि शार्क्स को भी ऐसा लगता है। जैसे सीजन 2 में एक स्टार्टअप आया था जनित्री, जो एक हेल्थ केयर स्टार्टअप है। तो पिच के दौरान नमिता ने बताया कि वो अकेले ही डील करना चाहती हैं, ऑब्वियसली उनके फार्मा बैकग्राउंड की वजह से। और जब दूसरे शार्क्स उनकी ऑफर मैच करने लगे तो कहा कि वो उनके हिम्मत की दाद देती हैं। मैं इन लोगों की हिम्मत की दाद देना चाहूंगी। अरे यार, इतना कि बड़ा ये मेरे सामने मैदान में उतरे हैं। जिस पर आपको पीयूष बंसल का रिएक्शन देखना चाहिए। उन्होंने तो आंखें घुमा ली जब नमिता ने बात करना शुरू किया। दूसरा कारण बताया जाता है नेपोटिज्म। इसीलिए लोग उन्हें पापा की परी कहते हैं, क्योंकि दूसरे शार्क्स की तरह नमिता ने अपने खुद के दम पर बिजनेस खड़ा नहीं किया है। नमिता पूरे पैनल में एक अकेली ऐसी शार्क हैं जो फैमिली बिजनेस चला रही हैं। एमक्योर फार्मा उनके पिताजी सतीश मेहता ने 1983 में शुरू किया था, और वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे, और वो आज भी एमक्योर के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और उनकी बेटी नमिता थापर को होल टाइम डायरेक्टर बनाया गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें काबिलियत नहीं है, लेकिन वो प्योरली मेरिट के बेसिस पर एमक्योर में डायरेक्टर नहीं है। जो एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी खड़ी करता है उसे एब्सोल्यूट जीरो से शुरू करना पड़ता है। लेकिन सिर्फ नमिता नहीं, सतीश मेहता की पूरी फैमिली एमक्योर चलाती है। उनके बेटे समित सतीश मेहता भी डायरेक्टर हैं। नमिता के पति विकास थापर कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसीलिए कंपनी का 86% स्टेक आज भी मेहता खानदान के हाथ में है, जबकि अमन, अश्नीर, पीयूष, दीपेंद्र या किसी भी शार्क ने अपने बलबूते पर कंपनी बनाई है। लेकिन इसके बावजूद भी नमिता पर जनरली काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है। उनके कई सारे स्टेटमेंट्स और ओपिनियंस लोगों को नहीं पसंद। इसमें सबसे फेमस है ये। सीजन 2 में the toxicity is out। ये शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 के प्रमोशन का क्लिप है। इसमें आप समझ चुके होंगे कि नमिता किसकी बात कर रही थी। शार्क टैंक के बाद भी ऑफ द शो अश्नीर और नमिता के बीच में मीडिया में काफी तू मैं हुई है। अश्नीर ने भी IIT खड़गपुर में जाकर नमिता को अपने तरीके से जवाब दिया। मैं यहाँ पे आया, मैंने नमिता थापर की बात की। अब उसका रीजन है क्योंकि मैं उसको मिस ही नहीं करता, पर वो मेरे को बहुत मिस करती है। वैसे देखा जाए तो अश्नीर की किसके साथ बहस नहीं होती, पर अश्नीर पर कई बार नमिता ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कमेंट किया है। उन्होंने कई बार टॉक्सिसिटी शब्द का इस्तेमाल किया है। जनवरी में अचानक उनका इंस्टाग्राम बायो चेंज हुआ और बायो में लिखा था शिटी मदर शिटियर वाइफ, और कैप्शन में लिखा था मैं नमिता का बेटा बोल रहा हूं। जिस इंसान को आप टीवी पर देख रहे हैं ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, और नमिता को अनफॉलो करने को कहा था। बाद में नमिता ने क्लैरिफाई किया कि ये उनके बेटे ने नहीं बल्कि उनकी हाउस हेल्प ने वो हेटफुल पोस्ट किया था। उन्होंने ये भी कहा कि ये टॉक्सिसिटी का नतीजा है और पब्लिक फिगर होने की ये कीमत चुकानी पड़ती है। शार्क टैंक पर भी कई बार उन्होंने जो ओपिनियंस दिए हैं वो लोगों को पसंद नहीं आए। जैसे सीजन 1 पर एक स्टार्टअप आया था इंडिया हेम्प एंड को, जिसकी फाउंडर जयंती को अश्नीर ने क्रिटिसिज्म दिया कि उनको ये हॉबी टाइप का कोई बिजनेस लग रहा है। जिस पर जयंती ने पूछा आर यू सेइंग दैट बिकॉज आई एम अ वुमन, जिससे सारे शार्क शॉक हो गए। अमन जो कि उन्हें ऑफर देने वाले थे उन्होंने ऑफर देने से मना कर दिया। जयंती वुमेन्स कार्ड खेलती गईं कि जब औरतें बिजनेस शुरू करती हैं वो हॉबी के लिए नहीं होता है, जबकि अश्नीर ने उन्हें एज अ बिजनेस पर्सन कहा था, और जयंती सेल्फ विक्टिमाइज करती गईं कि ये बॉयज क्लब है, ऐसा है वैसा है वगैरह वगैरह।
शार्क टैंक पर इतनी सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को लेकर आई थी, उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। लेकिन नमिता का मानना था कि जयंती अपने डाउट्स क्लियर कर रही हैं और इसीलिए उन्होंने ऑफर दी। अनुपम ने नमिता से पूछा कि क्या वो इसलिए ऑफर कर रही हैं क्योंकि वो औरत हैं, लेकिन नमिता ने कहा कि वो मेरिट्स पर ऑफर कर रही हैं। आखिरकार डील नहीं हो पाई। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या नमिता का ये स्टैंड सही था या उन्हें कॉल आउट करना चाहिए था इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सामने मर्द है या औरत? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही सिमिलर चीज सीजन 1 में गुड गुड पिगी के वक्त भी हुई थी, जब शार्क्स गुड गुड पिगी के फाउंडर पूर्वा अग्रवाल को अपनी राय बता रहे थे। पूर्वा धंधे को छोड़कर बहुत सारी बेकार की बातें कर रही थी, जिसके लिए उन्हें टफ रियलिस्टिक क्रिटिसिज्म मिल रहा था। तब भी नमिता ने एंड में उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया था, जिसकी जरूरत थी ही नहीं। हमें कमेंट्स में बताना कि क्या नमिता का ये मूव सही था, क्योंकि वो एक फैमिली बिजनेस से आती हैं, उनके इन्वेस्टमेंट वैल्यूज भी उससे मेल खाते हैं। जैसे सीजन 1 में डंडेरा ऑटोवा नाम का 3 व्हीलर ईवी स्टार्टअप आया था, इस पिच में वो बजाज से कंपैरिजन कर रहे थे, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टॉप ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स हैं। बजाज ग्रुप की 40 से भी ज्यादा कंपनीज हैं और 60% बिजनेस उनका इंडिया के बाहर से आता है, क्योंकि बजाज भी पुणे में बेस्ड है और एक लेगेसी कंपनी है, ठीक नमिता और एमक्योर की तरह। तो नमिता ने ऑटोवा में इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि उनके हिसाब से स्टार्टअप्स लेगेसी कंपनी से टक्कर नहीं ले सकते, जबकि सारे शार्क्स का यही मानना था कि नए स्टार्टअप्स आते हैं और लेगेसी कंपनीज को डोमिनेट करते हैं। दूसरा उनका इन्वेस्टमेंट वैल्यू, उन्होंने बताया कि वो दोस्तों के कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं करती हैं। मैं अपने फ्रेंड्स के कंपेटिटर में कभी इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। जब सीजन 2 में रिकॉर्ड कॉस्मेटिक्स आई थी तो नमिता ने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि वो विनीता के शुगर की डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, जिस पर उन्होंने ट्वीट भी किया कि उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है और शार्क होने के बावजूद भी उनके अपने इन्वेस्टमेंट वैल्यूज हैं। लेकिन फिर उस लॉजिक से कॉस्मेटिक्स, ग्लासेस, मैरिज पोर्टल्स, ऑडियो वेरेबल्स, फार्मास्यूटिकल्स के कंपनीज को शार्क टैंक पर आने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि अमन, पीयूष और अनुपम सभी शार्क्स की दोस्ती यारी खराब हो सकती है। तो दोस्ती यारी के लिए शो पर टैलेंट और एंटरप्रेन्योर्स को रोको। क्या ये आपको सही लगता है? लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि नमिता का ये स्टैंड सीजन 1 के बाद बदला है, क्योंकि सीजन 1 में हैमर के पिच के दौरान बहुत बड़ी शार्क फाइट हुई थी और शायद उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो शार्क्स के कंपटीशन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सीजन 1 में नमिता ने ही ऑली में इन्वेस्ट किया था, जो कॉस्मेटिक्स कंपनी है, तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। अब दोस्तों, इन्वेस्टमेंट वैल्यूज चाहे जो भी हो, एंड ऑफ द डे मुद्दा यही होता है कि कितने इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल रहे थे, और यही शार्क्स की असली टेस्ट होती है। अगर आप शार्क टैंक यूएस देखते हो तो आपको शार्क बारबरा कॉरकोरन पता होंगी। नमिता और बारबरा में कई सारी सिमिलैरिटीज हैं, क्योंकि दोनों डील से आउट होने के लिए फेमस हैं। लेकिन एक और सिमिलैरिटी है शार्क टैंक के सबसे प्रॉफिटेबल डील्स को लेकर। जी हाँ, भले ही वो आउट होने के लिए फेमस हैं, लेकिन शार्क टैंक यूएस की सबसे प्रॉफिटेबल डील्स बारबरा ने ही की थी। उन्होंने कॉम्फी नाम के स्टार्टअप में $50,000 इन्वेस्ट किया था और $37 मिलियन से भी ज्यादा के रिटर्न्स बनाए हैं। The biggest deal was not one of mine. It was Barbara Corcoran's. It was one of those deals where you like big, comfy. Barbara is like, okay. 50 for 30%. You have a deal. Barbara herself made $37 million off of 50K. उसी तरह शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 का सबसे प्रॉफिटेबल डील नमिता थापर का था, रेयर प्लैनेट, जिस पर उन्होंने 3.5 गुना रिटर्न्स के बाद एग्जिट किया। The number one success story of season 1 is my solo investment. So I guess the gut Which instinct. one? Yeah. Rare Planet. सीजन 1 में नमिता, इसमें मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, आई एम आउट, इसके लिए मशहूर थी। लेकिन उनके रियर प्लैनेट जैसे इन्वेस्टमेंट के बाद उन्होंने और भी ज्यादा इन्वेस्ट किया। शार्क टैंक इंडिया के सीजन 2 में नमिता ने कुल मिलाकर 41 डील साइन किए थे। नमिता उस सीजन की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करने वाली शार्क थी और कुल मिलाकर 19.04 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, जबकि सीजन 1 में उन्होंने 6.38 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे और 22 डील साइन किए थे। सीजन 3 में उन्होंने 21 डील साइन किए। अब शार्क टैंक में शार्क्स या तो किसी दूसरे शार्क के साथ ऑफर देते हैं, या तो जब उन्हें किसी प्रोडक्ट में, एंटरप्रेन्योर में या फिर अपने मेंटोरशिप में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है तो वो अकेले जाते हैं। सीजन 1 में नमिता ने दूसरे शार्क के साथ बमर, स्किपी, अल्टर, नट जॉब, फर्डा, एनी, द रेनल प्रोजेक्ट, कोकोफिट, द बियॉन्ड वाटर, फाइंड योर किक्स, आस विद्यालय, वी स्टॉक, इन अ कैन, सनफॉक्स, वकाओ, कबड्डी अड्डा, नोमार्ट फूड, इन सारे कंपनीज में इन्वेस्ट किया था। जैसे कि आप देख सकते हो, इनमें अपीयरल, हेल्थ, स्पोर्ट्स, एडटेक, एफएमसीजी सेक्टर्स की कंपनीज हैं। लेकिन अकेले भी उन्होंने मेंस्ट्रुअलपीडिया, ऑली, रेयर प्लैनेट, कलर मी मैड में सोलो इन्वेस्ट किया था। सीजन 1 में उनके सोलो इन्वेस्टमेंट्स हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड हैं। मेंस्ट्रुअलपीडिया, जो कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर कॉमिक बुक है, और कलर मी मैड ऑर्थोपेडिक इंसोल्स है।
सीजन 2 में उन्होंने और भी ज्यादा कुल मिलाकर 17 सोलो इन्वेस्टमेंट्स किए। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जैसे आयुषंक, जनेत्री, डिजीक्योर, यूब्रीथ, मेडुलेंस, सुभाग हेल्थ और मेडिसिन फील्ड की कंपनीज हैं। इसके अलावा दूसरे शार्क्स के साथ भी हक दर्शक, पैड केयर, पी फ्लो, स्निच क्लॉथिंग, इनसाइड, एफपीवी ड्रोन्स जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया। सीजन 3 में उन्होंने 21 इन्वेस्टमेंट्स किए। उसमें 5 कंपनीज में उन्होंने सोलो इन्वेस्टमेंट किए थे। कॉस्मिक्स हर्बल सप्लीमेंट्स, सर्वी हैक किट्स, वोबल ऑडियो, फ्लेक्सीफाइम और द पॉपकॉर्न कंपनी। इसमें भी 3 हेल्थ और मेडिसिन सेक्टर की कंपनीज हैं। इसके अलावा उन्होंने दूसरे शार्क्स के साथ कलाकरम DIY किट्स, अराटा हेयर केयर, डी चिका इनरवेयर, एक्स मशीन्स, नेमा AI, वाइज लाइफ योगा एक्सेसरीज, सामा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। मतलब दूसरे शार्क्स के साथ वो अपैरल, टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट करती हैं, जिसमें यूजुअली उनकी एक्सपर्टीज नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमें कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या नमिता के क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स पर आप अग्री करते हो। क्या आपको लगता है कि नमिता के बिना शो हो सकता है? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।